अपना पहला क्वेश्चन एंगल बिटवीन द टू लाइंस का रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन। कमेंट्स एकदम इंपॉर्टेंट हो तभी टाइप करिएगा, फालतू कमेंट्स नहीं आने चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -7 -2, -7 and making an angle of tan inverse 3/4 with the line 4x plus 3y is equal to 3। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन को। ओके सोहम, कोई बात नहीं, भेज देना लेकिन टाइम पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4 विद द लाइन दिस। तो ये वाली लाइन जो है ना, उसके साथ एंगल बन रहा है उसका। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अब ये वाला एंगल जो है वो खूबसूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने को समझना है कि tan इनवर्स 3/4 इज नॉट अ ब्यूटीफुल एंगल। मान लो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 होता है ना, तो आप मुंह उठा के बोल देते 30 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को इनवर्स का आइडिया लग गया है। ये आपको मैंने बता दिया था कि इनवर्स कैसे लिखा जाता है ना, क्योंकि tan 30 जो होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो रिवर्स ऑर्डर में। ये रफ में लिख रहा हूँ मैं, जो भी मैं बता रहा हूँ वो रफ वाला है, इसको मैं मिटा दूंगा। तो tan 30 को आप 1/√3 लिखते हो, उसी तरह से आप 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/√3, है ना। तो 1/√3 का tan इनवर्स जो होगा वो खूबसूरत होगा, वो 30 होगा। इनफैक्ट √3 का इनवर्स भी लेंगे अगर अपन tan इनवर्स, तो वो 60 डिग्री आएगा। बट 3/4 का tan इनवर्स इतना खूबसूरत नहीं होता है, हालांकि आप लोग उसको 53 डिग्री बोल दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लाइन अपने पास 4x + 3y, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज द लाइन 4x + 3y। इसकी इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 3। ओके, तो इसकी इक्वेशन अपने पास पता है। अपने को ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के साथ 53 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। अच्छा 3/4 है, 37 होगा, है ना, सही बात है। तो 37 का एंगल बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस लाइन के साथ 37 का एंगल है ना, ये लाइन बना सकती है एक तो, है ना, और एक और लाइन बना सकती है। दो लाइन आती है ऐसी अपने पास, है ना। एक और लाइन हो सकती है जो इसके परपेंडिकुलर हो। ध्यान से देख लो प्लीज, मेरे को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आंसर 2 आएंगे, एक नहीं आएगा। अगर मुझे ये चीज फील आ जाती है कि आंसर 2 आएंगे, तो अपन IIT का एग्जाम निकालने के काबिल बन सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 2 आंसर तो आने ही हैं। तो देयर आर 2 लाइंस पॉसिबल जो कि इस व्हाइट वाली लाइन के साथ क्या एंगल बना सकती है, 37 डिग्री का एंगल बना सकती है, ठीक है। पहली लाइन जो रहेगी वो येलो वाली है, और दूसरी लाइन जो है वो येलो के परपेंडिकुलर एक लाइन अपन खींच देंगे अगर, तो वो वाली लाइन है। क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर लाइन खींची मैंने, तो देखिए ध्यान से, मान लो ये 37 डिग्री एंगल है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 37, 53, ठीक है ना, गुड। और अगर ये एंगल 53 है, तो ये भी 53 आएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 137। परपेंडिकुलर नहीं आएगी, 2 लाइन तो जरूर आएगी, बट ये परपेंडिकुलर नहीं आएगी, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, अपन कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं, है ना, ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, ये येलो वाली जो लाइन है इसका स्लोप मान लो m है, और इसका स्लोप मैं विद इन माइक्रो सेकेंड्स बता दूंगा, -4/3। कोई दिक्कत आई स्लोप बताने में, -a/b, 4/3 का नेगेटिव।
अब हमको क्या करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस का कंसेप्ट लगाना है। तो tan ऑफ कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री, सॉरी नॉट 37 डिग्री, ये एंगल कितना है, tan इनवर्स 3/4, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। अरे भाई साहब, ये रफ में एक चीज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए इसको प्लीज। थीटा क्या है, tan इनवर्स 3/4 है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 3/4। ध्यान रखिएगा इस चीज का, वो 45 के लिए आएगा, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हो ना, है ना। मेरा भी ध्यान नहीं गया उस चीज में, बट यहाँ पे भी आएगी अपने पास दो लाइन। वो दो लाइन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपन, वो चीज हमारे ऊपर है। देखिएगा ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 का मॉडुलस। मॉडुलस नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी साहब, तब आपका आंसर एक ही आएगा। मॉडुलस लगाने से दो आंसर आते हैं। अच्छा, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज 3/4, है ना, सिंपली लिखा है यहाँ पे, tan थीटा इज 3/4 मॉडुलस, इसको m1 बोला है अपन, है ना। तो m1 कितना है बच्चों, नहीं पता, वही तो निकालना है, सारे पैसे m1 निकालने के ही है। m2 कितना है, -4/3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 -4/3 है, तो -4/3। ओके, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, काम हो जाएगा अपना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 3m1 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m1 इज इक्वल टू 3/4, है ना। अच्छा, 3/4 मॉड हटा दूं मैं, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। तो क्या करें भाई, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव, मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से खुला तो 3/4 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4m1, है ना, यहाँ से एक m1 आएगा। और व्हेन नेगेटिव, तो यहाँ से -3/4 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m1। ओके, नाइस। चलिए भाई, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12 है, ये तो अनर्थ हो गया सर, m1 और m1 ही कट गए, है ना। तो ये बहुत ही स्पेशल केस आएगा। नेगेटिव से नॉनसेंस आ रहा है, वेरी गुड, है ना। तो नॉनसेंस का कुछ मतलब होता है, पॉजिटिव से नॉनसेंस आ रहा है यार, नेगेटिव से नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ, यूर राइट यूर राइट यूर राइट, नहीं यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा। देखते हैं अपन, नॉनसेंस की बात करते हैं। तो 3 3 से 9 और 4 3 12, 4 4 16, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो आपके पास 12 12 24 m1 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 -7, तो m1 कितना आ गया, -7/24। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकालते हैं, 3 तिया 9 माइनस माइनस 3 चौके 12 m1 इज इक्वल टू 4 तिया 12 m1 प्लस 4 चौके 16, ये 12 और 12 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, -9 इज इक्वल टू 16, है ना। तो बेसिकली ये तो नॉनसेंस है, दिस इज नॉनसेंस। तो नॉनसेंस क्यों आता है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि आपके पास देखो, m1 का वैल्यू इतना आपको फील होना चाहिए, m1 के कितने वैल्यू आने चाहिए थे, दो वैल्यूज आने चाहिए थे। एक वैल्यू तो आ गया, लेकिन दूसरी वैल्यू की जगह क्या आ रहा है, नॉनसेंस। तो एक चीज ध्यान रखना है ना, अगर नॉनसेंस कभी भी आता है, अगर नॉनसेंस कभी भी आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि m1 जो रहा होगा वो इन्फिनिटी रहा होगा, ठीक है। उसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि अगर आप एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कंसेप्ट लगाते हो और आपके पास स्लोप का वैल्यू या m1 का वैल्यू दो आना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि वी हैव मॉडुलस, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, और जैसे ही मॉड हटता है प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस से दो वैल्यू आनी चाहिए लॉजिकली, है ना। बट हमारे पास एक वैल्यू आ रही है और एक नॉनसेंस आ रही है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या रही होगी, इन्फिनिटी रही होगी। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं जाएगी आगे। तो बोथ द स्लोप्स आर m1 का वैल्यू या तो -7/24 रहा होगा, और
m1 का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर रहा होगा, इक्वल नहीं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती m1 इक्वल टू इन्फिनिटी लिखने की, है ना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इन्फिनिटी इज। तो मैं कैसे इक्वल कर सकता हूँ जब कोई चीज पता ही नहीं, तो आप उसको इक्वेट कैसे कर सकते हो, है ना। तो अब दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखनी, ये लाइन की इक्वेशन तो कोई भी लिख देगा। तो y माइनस वाई वन, अच्छा पॉइंट -2,7 से लाइन पास कर रही है ना, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। -y -7 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x -2। तो दिस इज डन। यहाँ पे आते हैं, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, सब इधर देखो, वरना एकदम पागल हो जाओगे आगे जाके। m1 क्या है, इन्फिनिटी, मतलब एक लाइन आपकी ये आ रही है जिसका स्लोप क्या है -7/24, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा वाला, 89.999999, ये दिल में पता होना चाहिए आपको, है ना। दुनिया वालों को तो अपन 90 बोलेंगे, दुनिया वालों को अपन 90 बोलेंगे, दुनिया वाले गवार है ना, अपने को तो पता है कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क होता है। तो जो दूसरी लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, एंड इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। x इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन होती है। और ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैंने ये पॉइंट एक रैंडमली आपको बता दिया कि 2,4 है, तो इस लाइन की इक्वेशन बता दूंगा मैं, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x अगर इधर 2 है ना, तो इधर भी 2 होगा, और इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, हर जगह 2 होगा, x इज ऑलवेज इक्वल टू 2, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू -2,7, है ना, जो अपनी लाइन है वो -2,7 से तो जरूर पास कर रही है। तो अगर 2,7 से पास कर रही है, सॉरी -2,-7, तो -2,-7 इधर कहीं होगा मान लो, है ना, -2,-7 एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन से इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। आराम से समझो, शांति से समझो, है ना, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या निकालना था, एक ऐसी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो, और इस पॉइंट से पास करते करते इस लाइन के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही हो। क्लियर था क्वेश्चन। तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल है, एक ये वाली लाइन और एक और लाइन है अपने पास, पता नहीं, एक और ऐसी बन सकती है, ठीक है। देयर आर टू लाइंस पॉसिबल, जो ओ सॉरी, दो लाइंस बन सकती है, हो सकता है ऐसी रही हो दूसरी लाइन, बट दोनों लाइन की एक खास बात है, दोनों लाइन इस पॉइंट से पास करेगी -2,7 से। तो एक को तो पास करा के इक्वेशन लिख दी अपन ने, विच वॉज इजी। दूसरे को पास करा के इक्वेशन लिखना परपेंडिकुलर है, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। समझ पा रहे हो, x इज इक्वल टू -2 आएगा, है ना, क्योंकि -2,7 से पास कर रही है लाइन और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तो x इज ऑलवेज इक्वल टू -2। एक पॉइंट भी पता चल गया तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे -7 का कोई काम नहीं है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डोंट नो क्या आएगा, ठीक है। ये आप में से किसी एक का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, तो मैंने वही लिख दिया है। एक इंसान 172 लिख रहा है, एक इंसान 182 लिख रहा है, आई डोंट नो किसको बिलीव करूँ। 7 2 14, 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा, करते हैं। 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 175 माइनस 7 करो, और फिर उसमें आपको 12 भी जोड़ना है। 175, 187 और 182, देख लो यार किसका सही है ना। 182 मेरे को थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है ना। 185 माइनस, ठीक है, चलिए, क्या बोल रहे हो, 182 है, हाँ ठीक है, अपने को भी वही लग रहा है। क्लियर है आपको, क्वेश्चन के लिए क्लियर है। एक बार मैं फिल करा दूं आपको फिर से। लाइन क्या थी, येलो वाली। इस येलो लाइन के साथ 37 डिग्री बनाने वाली कितनी लाइंस है जो -2,7 से पास कर रही हो, -2,7 से भी पास कर रही हो और 37 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो एक लाइन ये हो सकती है, ये 37 का डिग्री रहा होगा एंगल, और ये वाला भी 37 डिग्री का एंगल रहा होगा। क्लियर है सबको, पक्का। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन था।
लिखिए अब $1 million क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। पेजेस पलट के देखना चाहो तो देख सकते हो आप। मैंने आपको लिखवाया था ऑर्थो सेंटर का निकालने का तरीका जो है अपन आगे जाके सीखेंगे, है ना। और वो आगे जाके सीखेंगे वाला टाइम आ चुका है कि ऑर्थो सेंटर अपन कैसे निकालें विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, आज के लेक्चर में एक गड़बड़ हो सकती है। इफ यू कैन सी क्लियरली माई बैटरी लेवल इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 और इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, है ना। आगे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है आज। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, अच्छा आप लोग अगर 1 मिनट वेट करोगे, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं इसको है ना दूसरे सॉकेट में प्लग इन कर देता हूँ, वरना लाइट तो जा चुकी है और ये भी बंद होने वाला है। लाइट आई है, गई तो है गई। ओके, ठीक है। ओके, सॉरी। 182 कैसे है, कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट कर लो। अरे मैंने कुछ तुक्का नहीं लगाया वहां पे, या मैंने कोई मन से नहीं करा। आपका ही जो सॉल्यूशन था, आप लोगों के आंसर जो थे उसको कॉपी करके लिख दिया था मैंने। करो यहाँ पे 24 इंटू 7 प्लस वाई करो, फिर -7 इंटू एक्स प्लस 2 करो, फिर सबको रीअरेंज करके ऐसा लिखो, आ जाएगा 182। कैलकुलेशन थोड़ी ना मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप करके देखो, आराम से आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से करके देखो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो उसको इन्वर्टर वाले सॉकेट में प्लग इन करना पड़ा, थोड़ा दूर है वो। तो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टेक्स ABC गिवन है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट, x1, y1 हो सकता है, x2, y2 हो सकता है एंड x3, y3। लेट अस से आपको क्या निकालना है, हो गया ना यार, चार्जिंग पे आ गया ना, चार्जिंग का सॉकेट। लाइट भी आ चुकी है शायद, और फिर से जा चुकी है। कोई बात नहीं यार, कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, नो वरीज। अब बताओ मुझे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। हाँ, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अरे यार, ऑर्थो सेंटर मैंने बताया था ना, एच से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थो सेंटर। एच मतलब एक, आप में से किसी एक बच्चे ने बोला था, विवेक ने बोला था, एच से हाइट याद कर लो, तो वो बहुत अच्छा तरीका है ना। तो ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। मतलब अगर आपने इस ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स बना दिए, मान लो ये आपका पहला ऑल्टीट्यूड है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये आपने बना दिया दूसरा ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो दोनों ऑल्टीट्यूड्स, इनफैक्ट तीसरा ऑल्टीट्यूड भी बना सकते हैं अपन, बट नहीं बनाएंगे। अगर तीसरा ऑल्टीट्यूड भी बनाया मैंने इस तरह से, ऐसा, तो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। बट मैं दो से काम चला लूंगा, है ना, क्योंकि दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो ऑर्थो सेंटर होगा, तो क्यों अपन तीसरे को लाए जबरदस्ती। तो अब मैं क्या करूंगा, देखेगा ध्यान से ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स लॉजिकल, आपको रटना नहीं है। आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपको क्या करना है,
आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? मैं बोल के बताऊं? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये जो बीसी लाइन है ना, इसका स्लोप मैं निकाल लूंगा। कैसे? ध्यान से देखना आप, है ना। स्टेप नंबर 1 रटना नहीं है। स्लोप ऑफ बीसी कैन बी कैलकुलेटेड। स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका स्लोप अपने पास आ गया। मजे की बात क्या है ना, कि ये जो लाइन है अपने पास, इस लाइन को मैं ए एम बोल देता हूं, इसको बी एन कह देता हूं। ए एम, ए एम लाइन का स्लोप अपन निकाल सकते हैं। अरे भाई, इसका स्लोप अगर मान लो लफड़ा है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -1 अपॉन लफड़ा। खत्म ना, परपेंडिकुलर है दोनों। तो अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए डी हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो इसका स्लोप अपने पास आ गया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। अब इक्वेशन ऑफ ए डी कैन बी रिटर्न थर्ड। अब देखिए, ये वाली लाइन जो है अपने पास ए एम, ए डी नहीं, सॉरी ए एम, मैंने ए डी लिख दिया गलती से, आई एम वेरी सॉरी, ए एम, ठीक है। तो ये जो अपने पास है इक्वेशन किसका, ए डी ए एम का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए एम कैन बी रिटन, ठीक है। ये पूरा जो काम है ना, ये मैं विद इन 2 सेकेंड्स कर लूंगा। विद इन 2 सेकेंड्स आई डू दैट, डोंट वरी। अब मेरे पास ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है ना। ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली आप ये बी एन लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो एकदम सेम तरीके से, क्योंकि अपने को स्लोप ऑफ बी, सॉरी नॉट बी सी, स्लोप ऑफ ए सी पता है। देखो ना, ए पता है, सी पता है, तो ए सी का स्लोप पता है, और ए सी का स्लोप पता है, तो ए सी के परपेंडिकुलर ही तो है बी एन। बी एन जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो बी एन है, वो ए सी के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप भी पता चल जाएगा आपको, है ना। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी। तो फोर्थ में मैं क्या करूंगा, सिमिलरली स्लोप ऑफ बी एन, है ना, कैन बी रिटन एज नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ ए सी। समझ में आया क्या? और उसी तरह से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं किसका, बी एन का। इक्वेशन ऑफ बी एन कैन बी रिटन, शांति रखे बिल्कुल, है ना। फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बी है, ये पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इक्वेशन तो कोई भी लिख देगा। घर की काम वाली बाई भी लिख देगी, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो कोई भी इक्वेशन लिख देगा। तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया, ठीक है। सॉल्व ए एम एंड बी एन टू गेट ऑर्थो सेंटर। कर लोगे? क्वेश्चन करें? लिखिए। ये तरीका मैंने आपको लिखवाया है, काफी मतलब ज्यादा अंग्रेजी लिखवा दी मैंने आपको, बट मैं बोल के भी समझा सकता था कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बट चलो लिख लिया अपन ने। अभी अपन सरकम सेंटर के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। बिल्कुल सही आपने गेस करा, और सागर का कमेंट है नहीं, उससे नहीं कर पाएंगे सागर, है ना, क्योंकि आपको सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड तो चलो निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर अपने को निकालना है, और सरकम सेंटर भी नहीं पता अपने को, तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, आएगा आएगा, वो पता है मुझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देखते जाइए।
मुझे पता है आप ऊपर वाला नहीं लिख पाए हो। Those vertices are A 1,2, B 3,4 and C 7,2। हाँ पता है मुझे, आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो, मेरे को पता है ना। हाँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये लो, इतना तो कर ही लिया होगा ना, 0.1 कर लिया होगा आपने, 0.2 आप नोट डाउन कर लीजिए। और नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ये ऑर्थो सेंटर है। आप यकीन नहीं मानोगे मेरा, डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड सर्कम सेंटर जेई में आ चुका है, और बहुत रिसेंटली आज से 3 साल पहले आया है। सेम क्वेश्चन सर्कम सेंटर निकालना था जहां तक मुझे याद है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप ये सीख लो। ये चेयर के बोल्ट्स काफी ढीले हुए तो इसमें बहुत आवाज आती होगी आपको। अभी ये जो चेयर है, ये चेयर मेरी क्लास 8th से है, और इसी में बैठ के मैंने जेई की प्रिपरेशन भी करी थी। कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, ओके, इन सेंटर का क्वेश्चन आया था। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। वर्टेक्स ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4 और सी दे रखा है 7,2। तो आपको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर्स, ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड बोलते ज़्यादा सही है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ, और ये वाला परपेंडिकुलर, कोई भी दो, चूज एनी टू परपेंडिकुलर्स। एक काम करते हैं, एक ये वाला परपेंडिकुलर लेते हैं अपन, और एक ये वाला लेते हैं। उसका रीजन मैंने देख लिया, आप लोग देख पाए हो या नहीं देख पाए हो मुझे पता नहीं, वैसे ठीक भी है, 0 आ जाएगा, स्लोप ज़्यादा अच्छा है, लफड़ाई खत्म हो जाएगा। कोई भी दो ले लो, टेक एनी टू, ये ले लो, और लेटेस्ट से अपन ने ये ले लिया, इन दोनों परपेंडिकुलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो इधर प्लीज ध्यान से देखो, ये क्या है, एसी, ये लाइन एसी का स्लोप निकाल सकता हूं मैं। इसका एसी का स्लोप अगर मैंने निकाल लिया तो मजा आ जाएगा। देखिए y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 मतलब 0 अपॉन, अब कुछ भी आए, x2 माइनस x1 तो कुछ फाइनाइट आ रहा है ना, तो 0 अपॉन माइनस 6 दैट इज 0। इसका स्लोप कितना है, 0। तो ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया ना। 7,3 कर लो इसको, ठीक है, कोई गल नहीं, 7,3 कर लो, गलत नहीं है, चैलेंज नहीं हो पाएगा ना, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, इतना आसान नहीं देना है मुझे क्वेश्चन। तो फिर से कर लेते हैं ना, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 1 माइनस 7 माइनस 6, कितना आ गया आपके पास, 1/6 आ गया, ठीक है। अब अगर अपने पास ये वाला स्लोप कितना है, 1/6, तो इसका परपेंडिकुलर वाला स्लोप जो है ये वाला है ना, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -6, नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये बी ई, बी डी और ई, बी ई की इक्वेशन लिख देते हैं अपन, है ना, इक्वेशन ऑफ बी ई, बहुत इजीली लिख दूंगा मैं। देखिए ध्यान से, बी ई कहां से पास हो रही है, बी से, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4,
तो y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 3। आया समझ में? बीई की इक्वेशन लिख दी मैंने, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। अभी इक्वेशन ऑफ एडी भी लिखना है मुझे, तो एडी की इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे। एक एडी कहाँ से पास कर रहा है 1,2 से, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एडी का जो भी स्लोप आएगा इंटू x माइनस 1। एडी का स्लोप निकाल लेते हैं, ये जो BC है इसका स्लोप निकाल लेता हूं मैं ना। BC का स्लोप कितना आ जाएगा देखिए, 4 माइनस 3 1 अपॉन 3 माइनस 7। 3 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 4 है ना। तो 4 माइनस 3 आ गया 1 और 3 माइनस 7 आ गया माइनस 4, तो माइनस 1/4 आ गया। तो उसी तरह से ये वाली लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अरे भाई माइनस 1/4 का नेगेटिव इनवर्स, तो ये आ गया, इसका स्लोप आ गया 4। तो इक्वेशन में निकाल दूंगा इसकी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। कोई तकलीफ, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 3। क्या कर रहे हो यार, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। दोनों अल्टीट्यूड को सॉल्व कर लो, है ना। सिस्टम में प्रेजेंट देखने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, है ना, तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर से। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, काफ़ी इजी है। ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ जस्ट, तो 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई 0 हो जाएगा, है ना। तो y एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड इसको कहते थे अपन बचपन में। तो 10x प्लस 0 और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, माइनस 24 अपॉन 10। आप सबके आंसर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि आपने वो पहले वाले से करके देखा होगा मे बी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, 7,3 कर दिया है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वरना 0 स्लोप आ जाता, उसका नेगेटिव इनवर्स भी अपन लेते तो मजा नहीं आता, इन्फिनिटी आ जाता। वो सब मैं आपको उसमें फंसाना नहीं चाह रहा था। तो 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर अपन y माइनस 3 x माइनस 3 2 माइनस 3 इज माइनस 1 और माइनस 6 1/6 का नेगेटिव इनवर्स माइनस 6, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। माइनस 6x प्लस 18, 6x प्लस वाई माइनस 22, है ना, मस्त एकदम सॉल्व करके, क्योंकि आप सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया है। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। तो 2 5 10 2 12, तो x आ जाएगा आपके पास माइनस 12/5 और y भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, है ना। पुट करें इसको, आप यहाँ पे पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 12/5 आएगा, ठीक है। पुट करोगे तो y आ जाएगा 38/5। तो ये आ गया आपके पास ऑर्थो सेंटर। अब अगला टॉपिक है अपने पास कि हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैसे कैलकुलेट किया जाए। छापने नहीं दूंगा ऊपर वाला, अगर आपने कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है, खुद से कर लो, है ना। देखिए आपको क्या गिवन है, ABC गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। कोई वॉइस रिकॉर्ड करके अगर भेज सकता है सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करना है तो मेरे को अच्छा लगेगा। तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। पहली बात तो सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कम सेंट्रो वो होता है, हाँ पहले भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैंने वही सोच के दिया था कि परपेंडिकुलर कर देते हैं, बट क्या होता है ना कि वो इनफाइनाइट स्लोप से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे फंसाना नहीं चाह रहा था। बाकी तो अपन धीरे धीरे वो वाला पार्ट भी सीख जाएंगे,
तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल्टीट्यूड्स? यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल्टीट्यूड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये एकदम मिड पॉइंट पर जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो होता है। जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली वर्टेक्स से पास हो रहा हो, है ना। तो मैंने क्या करा, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पहले ऐसे ही ड्रॉ करके देखे, दोनों परपेंडिकुलर भी है और दोनों बाइसेक्टर्स भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो D और E होगा ये मिड पॉइंट्स होगा रेस्पेक्टिव साइड्स का, BC और AC का, है ना। तो ये वाली साइड और ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा और परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो ये तो कतई इजी हो गया ना, बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्यों भाई? क्योंकि स्लोप ऑफ BC तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब अपने पास स्लोप ऑफ BC आ गया है तो उसका नेगेटिव इनवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास स्लोप ऑफ OD बोल देते ना, क्योंकि सर्कम सेंटरों को O बोल देते अपन। तो स्लोप ऑफ OD, स्लोप ऑफ OD कितना आ जाएगा? नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ BC। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पहला वाला अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका अपने को स्लोप पता है और इसका पॉइंट भी पता है कि कहां से पास हो रहा है। पॉइंट कैसे पता है? सोचिए, ये D जो है वो मुझे पता है ना, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये D में फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले तो लिख दो स्लोप ऑफ OD इज इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ BC, है ना। अपन ज्यादा अंग्रेजी में नहीं लिखते, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते। OD का स्लोप पता है एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, so we can find its coordinates. Hence equation of line OD can be found. भाई स्लोप पता है, पॉइंट पता है, ये D निकाल लोगे ना आप लोग मिड पॉइंट से? हाँ जी बिल्कुल निकाल लेंगे। तो OD पता है। Similarly, equation of OE can be calculated and on solving both OD and OE will get circumcentrum। लिखिए, आपके पास है 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, अद्वैत आपका भी सही, विवेक आपका भी सही और सागर आपका मैं सुन लेता हूँ। गुड गुड, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो मिड पॉइंट का आपने बोला नहीं बट मैं समझ गया हूँ कि आपको पता है, ठीक है ना। तो ये ब्लू इंक से जो लिखा है वो तरीका लिखा है मैंने सर्कम सेंटर निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन करें अपन डायरेक्टली। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं।
क्या है ना कि मैं आपको जेई के क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन मिक्स होके आ जाते हैं। तो आपको एंगल बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा मिक्स होकर, तो कोई बात नहीं। तो ये अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। लिखिए एक छोटा सा और कंसेप्ट, इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस इफ इंक्लिनेशन ऑफ, इफ लगा लेना, टू लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। बड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट है। तो अगर हमारे पास दो लाइंस है, बड़ा इजी है ना, देखिएगा ध्यान से। ये तो अपनी एक्स वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये अपने पास मान लो कि लाइन नंबर 1 है। थोड़ा मैं दूर बना देता हूँ, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि ऐसा, पहली वाली लाइन का इंक्लिनेशन अगर θ2 है और दूसरी वाली लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है ना, θ1 प्लस θ2 ये 90 डिग्री है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, समझो इस बात को। दोनों लाइन का जो इंक्लिनेशन है, दोनों लाइन का जो इंक्लिनेशन है, वो दोनों एंगल का अगर अपन सम करते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर अपने पास कोई दो लाइंस है और दोनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर अपन सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है ना। उस केस में दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2। और अगर मैं दोनों का स्लोप निकालना चाहूंगा तो पहली वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, m1, इसका m2 लिख देता है ना, θ2 वाली का m2। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan θ2 और इसका स्लोप हो जाएगा tan θ1, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं मैं, इसमें अगर अपन दोनों तरफ tan ले लेंगे, मान लो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो अपने पास एक अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिएगा LHS का tan इज इक्वल टू RHS का tan, ठीक है। तो LHS का tan हो गया tan θ1 प्लस tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया cot θ2। ओ, तो यहां से मुझे cot θ2 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan θ2, और ये क्या है tan θ1। मतलब दोनों एंगल्स का जो tan है tan θ1 इंटू tan θ2 वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा tan θ1 तो m1 था और tan θ2 क्या था m2 था, मतलब m1 इंटू m2 कितना आ गया 1 आ गया। समझना इस बात को आप, है ना। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है लास्ट वाला, बस उसको अपने को ध्यान रखना है कि अगर दो लाइंस का इंक्लिनेशन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो m1 m2 m2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? नहीं राइट ट्रायंगल नहीं बनाएगा वो, बट ऐसा आ जाएगा। इसको लिखिए, इसका मतलब ये हो गया कि कल को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि देयर इज अ लाइन which is inclined at an angle of 23 degree and there is another line which is inclined at an angle of 67 degrees। तो आपको पता होना चाहिए कि 67 प्लस 23 कितना होता है, 67 प्लस 23 होता है 90। तो दोनों का जो भी स्लोप रहा होगा, इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट डेफिनेटली 1 रहा होगा। या तो आपको गिवन है कि दो लाइंस है जिनका इंक्लिनेशन सब कॉम्प्लीमेंट्री है, और किसी एक का स्लोप आपको 2 दे दिया है, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा उसका इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स नहीं, इस केस में इनवर्स हो जाएगा,
है ना। ये रफ में इसको आपको लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो अपने तरीके से लिखना। एक का स्लोप अगर 2 गिवन है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका इंक्लिनेशन, तो उसका स्लोप हाफ हो जाएगा 2 का इनवर्स। ठीक है, रुकिए मत, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल and perpendicular to y is equal to 3 and passing through टू कॉमा 7। सर कल के टेस्ट में कौन से चैप्टर आने वाले हैं? जितने पढ़ा चुका हूँ उतने आएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है? जो कि y इज इक्वल टू 3 से पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो कहना ये राइट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन होगी? y इज इक्वल टू 3 ऐसी लाइन होगी, देखिएगा ध्यान से। ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये हो गई y इज इक्वल टू 3। y इज ऑलवेज इक्वल टू 3, मतलब आप इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, वो उसका y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 3 आएगा। अब इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है मुझे, है ना। ऐसी वैसी लाइन नहीं बनानी है, पैरेलल और परपेंडिकुलर मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है। ये मैंने थोड़ा सा, है ना, क्या कर दिया, इसको ज़्यादा ऊपर बना दिया, स्पेस कम पड़ जाएगा। तो लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट अगेन। ठीक है, लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू 3 है, फेयर इनफ। y इज इक्वल टू 3 है, ये 0,3 हो गया पॉइंट आपका। और आपको ऐसी लाइन बनानी जो 2,7 पॉइंट से पास हो रही हो, पहली बात तो 2,7 कहाँ पर होगा? लेट अस से अप्रोक्सीमेटली इधर होगा, है ना, इधर 2 और इधर 7, तो 2,7 ऐसे अपन ने अप्रोक्सीमेटली मान लिया। अब ये जो 2,7 वाली लाइन है वो क्या है? वो y इज इक्वल टू 3 के पैरेलल भी है, तो एक तो मैंने बना दिया पैरेलल लाइन, और परपेंडिकुलर भी है, तो एक बना दिया मैंने परपेंडिकुलर लाइन, है ना। तो लाइन तो अपनी 2,3 से 2,7 से पास कर रही है। लाइन तो 2,7 से पास कर रही है, और y इज इक्वल टू 3 के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। तो बड़ा इजी इक्वेशन लिखना। पैरेलल वाली लाइन है पिंक, पिंक वाली की इक्वेशन कैसे हो जाएगी? y इज इक्वल टू 7 ऑलवेज। ये मैं समझाऊंगा ही नहीं आपको, ये आपको खुद से ही समझना है। और ऑरेंज वाली की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो पैरेलल लाइन है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एक भी पॉइंट पता चल गया तो काम हो जाएगा। अब अपने को 2 तो पता ही है, अगर 2 पता है तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि दिस इज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम लॉजिक विद पिंक वाली लाइन। पिंक वाली लाइन में अपन ने क्या करा है कि हमको पता है पैरेलल लाइन, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, ये अपने को पता था। बट एक भी पॉइंट पता चल गया, जैसे ये 7 है तो हर बार 7 आएगा ना, आप कोई भी ले लो उसमें y कोऑर्डिनेट 7 ही आएगा, तो मतलब y इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ओके, find the equation of line parallel and perpendicular to x is equal to 1 and passing through -9, -3। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपका फील फैक्टर बढ़ाना है मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू।
बिल्कुल सही आपके जवाब जो है, मैं देख रहा हूँ। तो क्या करना है अपने को, एक लाइन बनाना है जो कि इस येलो वाली लाइन की, येलो वाली लाइन क्या है, पैरेलल टू x इज इक्वल टू 1। डू यू नो व्हाट इज x इज इक्वल टू 1? यस, x इज इक्वल टू 1 कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के क्या हो, पैरेलल भी हो और पैरेलल हो लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो x इज इक्वल टू 1 के पैरेलल हो और -9 -3, तो -9 यहाँ पे आएगा कहीं, अरे -x की तरफ आएगा ना, और -3 थोड़ा और नीचे आएगा, तो ये हो गया आपका पॉइंट -9 और -3। तो आपकी जो गिवन लाइन है वो क्या है, इस येलो वाली लाइन से पहले तो परपेंडिकुलर हो, यहाँ से पास करें, -9 -3 यहाँ से पास करना चाहिए, और येलो के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और येलो के पैरेलल भी हो इस तरह से, है ना। तो दोनों की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू, क्या है y कोऑर्डिनेट -3, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू y, x कोऑर्डिनेट कितना है -9, x इज ऑलवेज इक्वल टू -9 और y इज ऑलवेज इक्वल टू -3, ठीक है। उल्टा कर दिया क्या, अमर हुला मनी, आपने क्या कर दिया ना, आपने जो काम किया है वो आपने एकदम उल्टा कर दिया है। करेक्ट कर ले इसे प्लीज। तो अगला है अपना टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। आपका लेक्चर आज सेम एज अमर, अमर का गलत है ना, तुम्हारा भी गलत है फिर तो। अपना लेक्चर आज कितने बजे तक है, आज सैटरडे है ना, आई एम नॉट वेरी श्योर, देखने तो भाई एक बार, है ना। अच्छा, मेरा 12th का लेक्चर है, मतलब 10 मिनट से। ओके 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 ओके, मतलब आपका लेक्चर ख़त्म करना चाहिए मुझे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए आदित्य नायर, आपका भी सही है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, एक काम करो, मत लिखो अभी इसको, अपन कल से करेंगे ना। एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं आपको, और जैसे ही अपना रिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर मैं आपको PYQs करा दूंगा। PYQ समझते हैं आप ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत इजी चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन वेरी इजी चैप्टर है, इफ यू कैन इमेजिन एंड फील। आपको ये फील होता है ना, रटोगे तो कुछ नहीं आएगा, वैसे भी फील होता है ना अगर, कि हाँ ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर, सब हो जाए। मैं आपको जरा जरा सी छोटी छोटी सी एकदम बचकानी सी ट्रिक्स बता रखी है, ऑर्थो सेंटर का ओ याद रखने को होता क्या है, फिर वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उनको आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा वो, ठीक है। और आपको ये चैप्टर कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि अपन ने कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं करे। अभी ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वाले क्वेश्चन दोबारा ट्राई कर लो मॉड्यूल में, अब हो जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं। सेल्फ टेस्ट 1 हो गया था आपका, राइट, गुड। तो आपका होमवर्क जो मंडे के लिए रहेगा, दैट विल बी DPP नंबर 1 ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। DPP आपको आज मिल जाएगी, कोई बात नहीं अमर, है ना। -3 -9 आपने पढ़ा, बट उसको करेक्ट कर लिया आपने, वो बड़ी बात है। DPP 1 करिए आप, है ना, स्ट्रेट लाइंस की। सेल्फ टेस्ट में दे सकता हूँ, लेकिन वो अभी हुआ ही नहीं है आपका, है ना, उसमें आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आ जाएंगे आपको। हाँ, ये सारे चैप्टर जो है ना, ये फील करने वाले चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, नो डाउट, इसमें सब कुछ दिखाई देता है। चलिए फिर अपन कल मिलते हैं, मतलब मंडे को। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।